एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बहुत ही शानदार टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो लगातार पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। बहुत ही आईएमपी टॉपिक ये रहा है लगातार पेपरों में। तो आइए इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा केमिकल बॉन्ड। टॉपिक का नाम है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध के नाम से इसे जानते हैं। तो आपने कभी भी बहुत सारे जो है एलिमेंट को देखा होगा जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ हमने, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तो सब देखा ही है आप लोगों ने। तो बोले यस सर बिल्कुल देखा। जैसे एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने NaCl देखा होगा, जैसे आपने वाटर का फॉर्मूला है H2O को देखा होगा, या आप लोगों ने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखा होगा। तो ये सारी चीजों को आपने कहीं ना कहीं एक बार देखा जरूर है। तो बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आता होगा कि ये जो NaCl लिखा है ये NaCl ही क्यों लिखा है, ये ऐसा क्यों नहीं लिखा, N2Cl क्यों नहीं लिख दिया गया इसको, या इसको NaCl2 क्यों नहीं लिखा गया। या ऐसा भी मन में आता है कि भैया ये ठीक है H2O लिखा हुआ है, इसको हमने HO2 क्यों नहीं लिखा, ऐसा ही क्यों लिखा गया। या CO2 लिखा गया तो ये CO2 की जगह में CO क्यों नहीं हुआ, या CO4 क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है। मतलब पर्टिकुलर यही क्यों होता है, H2O ही क्यों होता है, NaCl ही क्यों लिखा जाता है, या CO2 ही क्यों लिखा जाता है। इसका कारण कुछ ना कुछ तो होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल, एक पर्टिकुलर इसका एक रीजन भी है। तो यही हमारा टॉपिक है कि रासायनिक बंध को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो स्पेशली स्टूडेंट्स जब हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोगों को यहां पर 3 बॉन्ड नजर आते हैं। टोटल कितने बॉन्ड नजर आते हैं, 3। जरा तीनों के नाम जरूर देखिएगा। पहला है हमारा विद्युत संयोजक, विद्युत संयोजक बंध। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंध, और इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन विद्युत संयोजक का एक और नाम हो जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये इसका नाम बन जाता है। तो बोले यस सर ये नाम हो जाएगा इसका। तो ये बॉन्ड के क्या हो जाते हैं, हमारे तरीके हो जाते हैं बच्चों। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बनेगा। तो ये बॉन्ड का जो है वो सेकंड टाइप है, ठीक है। तो अब सेकंड टाइप में क्या आ जाएगा, मतलब एक विद्युत संयोजी हो गया जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सेकंड में हमारा हो जाएगा कौन सा, सहसंयोजक, या हम जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सहसंयोजक बंध। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, इसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सेकंड नंबर का हो गया। थर्ड नंबर में क्या आता है हमारा सर, थर्ड नंबर में आ जाता है हमारा उपसह संयोजक, उपसह संयोजक। ये तीसरा बॉन्ड का टाइप है हमारा उपसह संयोजक बंध, जिसे हम लोग ठीक है कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। तो टोटल ये आपको 3 बॉन्ड नजर आते हैं। हर साल पेपर में रिकॉर्ड है कि आपको यहां से केमिकल बॉन्ड के टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखते ये हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक ठीक है इजी तरीके से कैसे समझाया जाए। तो एक एक करके बात करते हैं कि भैया हमारा आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड हम किसे कहेंगे, या इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड जो है इसकी बेसिक सी डेफिनेशन लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भैया आयनिक बॉन्ड जो है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी को यदि पता हो और वो बताना चाहे तो वो मैसेज कर सकता है फटाफट कि यस सर हमें पता है और हम मैसेज कर रहे हैं। जी मैसेज करें, बताइए। आपकी स्क्रीन पर आपको ठीक है 3 डॉट का ऑप्शन मिलता होगा। 3 डॉट के ऑप्शन में जाके इन कॉल मैसेज में जाइए और मैसेज करके बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा।
जी मैसेज करें और बताएं। आयनिक बॉन्ड या जिसे हम लोग विद्युत, ठीक है, संयोजी बंध कहते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली में। तो जरा पॉइंट टू पॉइंट पर हम बात करेंगे, बिल्कुल एक एक चीजों पर हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, नहीं मालूम कोई बात नहीं, यदि मालूम है तो आप कमेंट जरूर करें, शॉर्ट में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे बंध पर, टॉपिक ही है हमारा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं आयनी आबंध भी कहते हैं, ठीक है। नाम वही है, थोड़ा सा चेंज हो जाता लिखने का तरीका, आयनी बॉन्ड या जिसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दोनों नाम है इसके, मैंने आपको इसलिए दोनों नाम बताया। अब जरा चर्चा करेंगे। इसका मतलब होता है एक रासायनिक बंध जिसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, एक रासायनिक बंध, एक रासायनिक बंध जिसमें दो विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश अपने इलेक्ट्रॉनों का, अपने इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, दान करते हैं, दान करते हैं। दो विपरीत आवेश, ठीक है, में एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक दान करेगा, क्योंकि एक दान करेगा दूसरा ग्रहण करेगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन उसको ऑन अपने तरीके से डेफिनेशन बना के। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। आयोनिक बॉन्ड की सिंपल डेफिनेशन ये है। तो दो अपोजिट चार्ज इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बोले यस बिल्कुल सर, देखिए जरा क्या होगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, ठीक है सर। दी electrostatics, the electrostatics attraction between oppositely charged ions in a chemical compound, मतलब दो अपोजिट चार्ज आपको यहां पर नजर आएंगे। बोले यस सर, एक पर आपको प्लस चार्ज और एक पर क्या होगा, माइनस चार्ज आपको, ठीक है, इसमें समझ में आ जाएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो सिंपल तरीके से। चलिए अब स्टूडेंट्स, इसमें एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाएगा भी एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आप मुझे बताइए एग्जाम्पल क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए एग्जाम्पल, कोई बताना चाहेगा? बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जा चुके हैं। एग्जाम्पल की बहुत लंबी लिस्ट आती है इसमें, और आपको एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे। जी, किसी को यदि पता हो तो एक दो एग्जाम्पल आप मैसेज कर सकते हैं फटाफट। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ काम की चीजें बताऊंगा इसमें। ये आपको तभी क्लियर होगा, मतलब इसमें लिखा हुआ था कि भैया दो अपोजिट चार्ज होंगे, मतलब दो विपरीत आवेश होंगे, ये आपको समझना होगा, दो विपरीत आवेश इसमें आपको नजर आएंगे। तो आयनिक बॉन्ड समझने से पहले कुछ खास चीजें हम समझेंगे, ठीक है। जिसको नहीं पता है, जिसका बेसिक, ठीक है, स्ट्रांग नहीं है, तो वो समझिएगा। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल सबने सुना होगा, आधुनिक आवर्त सारणी, सभी ने सुना है आवर्त सारणी? तो बोले जी बिल्कुल सुना है भैया, आवर्त सारणी के बारे में तो हर बच्चा जानता है आज के समय में। 9th-10th में क्या है आपकी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल है। तो बोले हाँ जी बिल्कुल सुना है पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिस टेबल के अंदर आप लोगों को हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लोहा, आयरन हो गया आपका, कॉपर हो गया, ठीक है, आपका जैसे, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, या आप लोगों की ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गया। मतलब इस दुनिया में आपके चारों तरफ आपको जो भी तत्व नजर आ रहे हैं, जैसे आप मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल में भी सिलिकॉन की एक चिप लगी होती है, जिसमें आप लोग क्या करते हो, ठीक है, आपकी सिम स्लॉट डालते हो, उसके नीचे जो है सिलिकॉन की चिप होती है प्रोसेसर में,
आपने कई बार सुना होगा कि हमारा प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन है या ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है या i3 का प्रोसेसर है। सुनते हो आप लोग जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो, ठीक है, पता रहता है कि आपको कौन कौन से फीचर्स उसमें अवेलेबल चाहिए। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। जैसे आपका बल्ब, अभी आप लोग एलईडी बल्ब का यूज कर रहे होंगे, आपके आसपास में लगा ही होगा। तो एलईडी बल्ब में क्या लगा होता है, जो व्हाइट कलर का जलता है उसमें व्हाइट फास्फोरस होता है। मतलब फास्फोरस एक तत्व है, आपके आंखों के सामने ही अभी आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आप लोग जिस पेन से लिख रहे हैं वो एक प्लास्टिक है, वो पॉलीमर से मिलकर बना, मतलब उसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। या फिर आप लोग जो डेली पानी पीते हो वो H2O है, जो सांस आप ले रहे हो वो ऑक्सीजन है, छोड़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मतलब आप तत्वों से घिरे हुए हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात है। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं स्टूडेंट्स, वो आपको बनेंगे तो ही आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आएंगे, क्योंकि जो संबंध है इनके बीच में वो तत्वों का होता है। तो कुछ तत्व जिनके बारे में आपको मैं बेसिक जानकारी दूंगा, उससे आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे एक एक नाम लिख रहा हूं मैं। यदि आपको कहीं एच सिंबल देखे, एच का मतलब क्या होता है, कौन सा तत्व है एच, आप मैसेज करेंगे पहले जी। एच मतलब तत्व का नाम बताओ, एच का नाम क्या है जी। एच का मतलब है हाइड्रोजन, जी हाँ, करेक्ट आंसर दिया गया है जी, वेरी गुड। एच का मतलब है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब रोल नंबर। कुल मिला के जैसे आपको स्कूल में रोल नंबर मिलता है, वैसे ये क्या है, ये जो हम लिख रहे हैं ये एटॉमिक नंबर होता है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में परमाणु क्रमांक। ये क्या है, बोल सर ये परमाणु क्रमांक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक है। तो ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है। ठीक है, मैं कुछ नाम आपको यहां पर लिखवाऊंगा जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया। फिर आप लोगों के लिए आ जाता है एल आई। एल आई का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहे तो, नाम आपको बताना है। एल आई का मतलब क्या है, एल आई का एटॉमिक नंबर मतलब रोल नंबर कितना होता है, 3 होता है इसका रोल नंबर जी। बताइए क्या होगा। एल आई मतलब लिथियम होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, नाम नोट कीजिए क्योंकि आपको धीरे धीरे चीजें बनेंगी। चलिए लिथियम होता है, बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, लिथियम होता है। अब आपका Na आ जाएगा। Na जो आपके खाने के नमक में होता है, Na मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, और Na का मतलब होता है सोडियम। Na का मतलब सोडियम है। चलिए क्लियर है, बोले Na मतलब सोडियम हो गया। चलिए अब यहां पर आया के यदि आया तो के का मतलब क्या होता है। यदि आपसे के यदि पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया बताओ के क्या होता है, के मतलब पोटेशियम। ओके, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। ये हो गया क्या, पोटेशियम हो गया आप लोगों का। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने अभी 4 तत्व देखा, ये आपने 4 तत्व देखा। तो ऐसे पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं अभी फिलहाल, ये भी एक पेपर में क्वेश्चन बना है। हाउ मैनी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं जी। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं अभी, 100, कितने, 118 जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर दिया गया है। अभी तक पूरी पीरियोडिक टेबल में आपके कितने हैं, 118 तत्व मौजूद हैं। तो बोले यस बिल्कुल सर ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा हमसे। तो इस तरीके से आपको 118 एलिमेंट्स देखना है, तो उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो जो अभी आपको 4 एलिमेंट बताए हैं ये आपको याद रखना है। ये आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बंद तभी समझ में आएगा जब तक हम ये चीजें डिस्कस ना करें। जैसे आपसे बेरिलियम पूछा जाएगा, Be मतलब क्या होता है आपका, बी का मतलब हो जाता है आपका, ठीक है, बेरिलियम। इसका नाम क्या है, बेरिलियम। बोलिए सर ये बेरिलियम हो गया। यदि आपसे Mg पूछा जाए तो Mg का मतलब क्या होता है, Mg का मतलब हो जाता है हमारा मैग्नीशियम। नोट करते हुए चलिएगा,
Mg मतलब हो जाता है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर काम के हैं उसके, हम चर्चा यहाँ पर सिर्फ एटॉमिक नंबर पर कर रहे हैं। जैसे आपसे कैल्शियम आ जाए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, 20 होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कैल्शियम हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। फिर यदि बी आए, बी का मतलब क्या होता है? बोरॉन होता है। बी का मतलब क्या होता है? बोरॉन से होता है। तो ये आपका बोरॉन हो गया। अब एल आता है, एल का मतलब क्या होता है सर? एल का मतलब हो जाता है आपका एल्यूमिनियम, जो घरों में आप लोग एल्यूमिनियम की छड़ें वगैरह लगवाते हो, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम हो गया आप लोगों का। तो बोलो यस बिल्कुल ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया। नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि ये जो लिस्ट अभी हम बना रहे हैं ये समझ में आएगी तो ही क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे पेपर में, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर, ठीक है। जो बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। काम की चीजें क्या है? ये एल्यूमिनियम पेपर में यदि आया तो पूछ लिया जाता है एटॉमिक नंबर क्या है? 13 होता है। बोरॉन यदि आया एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। कैल्शियम यदि आया तो 20 है। मैग्नीशियम आया तो 12 है। बेरिलियम यदि आया तो 4 है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन तो सबने पढ़ा ही होगा। चलो कार्बन के बारे में जानकारी बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, बेसिक क्लास से होती। बेसिक क्लास मतलब 6-7 क्लास से ही आपको चीजें क्या हो जाती हैं, पता होती कार्बन के बारे में। कार्बन बहुत ही एक बेसिक, ठीक है, आपका एलिमेंट है जो आप लोग 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होगा? यहां क्या लिखें? कार्बन का रोल नंबर कितना होता है? 118 एलिमेंट में कार्बन का नंबर कितना आता है? 6 नंबर पर आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा बच्चों वो कितना होगा? 6 होगा। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। कार्बन के बाद में एसआई आता है। एसआई मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब क्या होता है? सब इंस्पेक्टर। वो पुलिस कांस्टेबल से बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर। वो वाला सब इंस्पेक्टर है क्या एसआई? तो एसआई का मतलब होता है सिलिकॉन। एसआई का मतलब क्या होता है बच्चों? सिलिकॉन से होता है, याद रखिएगा, है ना। एक एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर होता है, और हमारी केमिस्ट्री में हम को क्या पढ़ना होगा? ठीक है, इसको सिलिकॉन बोलना होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, एसआई मतलब होता है सिलिकॉन। चलिए क्लियर हो गया। एन का मतलब क्या होता है? आपको सबको पता है एन। एन सबसे हल्की जो गैस है वो आपकी कौन सी है? यही है क्या हल्की गैस? हल्की गैस यही है क्या? आपसे यदि कोई पूछे भैया कि हल्की गैस कौन सी, तो किसे कहते हैं भैया हल्की गैस? जी बताइए, पेपर में पूछा जाता है हल्की गैस कौन सी होती है? इसे हल्की गैस कहते हैं क्या? कुछ लोग ऐसा मानते हैं। हल्की गैस किसे कहते हैं? हल्की गैस हाइड्रोजन को कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का रोल नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन को दुनिया की सबसे हल्की गैस कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं होता बच्चों, याद रखिएगा। हाइड्रोजन को सबसे हल्की गैस कहा जाता है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस का नाम बताइए। तो सबसे हल्की गैस है आपकी कौन सी? हाइड्रोजन, जो सबसे पहले नंबर पर आपको बताया गया था। याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाएं। तो एन का मतलब किससे संबंधित है? एन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और एन का संबंध जो है वो है नाइट्रोजन से। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब होता है हमारा नाइट्रोजन होता है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। पी का मतलब किससे होता है? पी कितना है स्टूडेंट्स हमारा? पी हमारा है 15। पी का मतलब क्या होता है सर? पी का मतलब होता है हमारा फॉस्फोरस। पी का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस से होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, फॉस्फोरस से होता है। अब ठीक है, इसके बाद में कुछ काम काम के बता रहे हैं आपको। 118 है, 118 में से मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। फॉस्फोरस के बाद में जाता हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, चलिए अब ऑक्सीजन पर यदि हम चर्चा करेंगे, ठीक है, तो ये सांस लेते हैं आप लोग। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। एस यदि आ जाए तो एस का मतलब कितना क्या होता है सर? एस का मतलब होता है हमारा सल्फर। एस जो है वो क्या होता है हमारा? सल्फर होता है। बोले जी बिल्कुल बनेगा, सल्फर होता है। एफ का मतलब क्या होता है?
सर एफ का मतलब होता है फ्लोरीन। एफ का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा? फ्लोरीन से होता है। तो ये एफ हो गया हमारा फ्लोरीन। और सीएल का मतलब होता है हमारा क्लोरीन से। ये लास्ट था हमारा जो इंपॉर्टेंट में था। और भी आएंगे समय समय पर तो हम आपको बताएंगे। ये आपका क्या है? क्लोरीन है। बस इतने एलिमेंट आप लोगों को बेसिक तरीके से याद रखना है क्वेश्चन को समझने के लिए। जब हम क्वेश्चन को समझेंगे तो हमको ये बेसिक चीजें क्या होंगी, समझना पड़ेगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा हमसे, पेपर में यदि पूछे जाते हैं तो। चलिए अब स्टूडेंट्स इसमें हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन के साथ में। कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, अब ये नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर, आ जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे समझना हमें, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो जानकारी अभी तक हमने जो लिखा है ये पूरी डिपेंड होती है अफवाऊ प्रिंसिपल पर। सभी बच्चों ने कभी ना कभी नाम जरूर सुना हुआ होगा। एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था अफवाऊ प्रिंसिपल, ठीक है? अफवाऊ सिद्धांत दिए थे उन्होंने। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये अफवाऊ जो प्रिंसिपल दिया गया था या अफवाऊ जो रूल दिया गया था, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफवाऊ का नियम ये हमें पढ़ना, ये आपको पूरी केमिस्ट्री में काम पड़ेगा। अफवाऊ सिद्धांत ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अफवाऊ प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा आप लोग अफवाऊ सिद्धांत को। जैसे दो यदि आया है तो दो के बाद में वो 8 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है। 8 के बाद में ये नंबर चाहे तो रिपीट हो जाए, ये नंबर चाहे तो क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है एक बार। फिर 18 आ जाए, फिर चाहे तो 18 जाए, फिर 32 जाए। मतलब ये नंबर रिपीट हो सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूला 2, 8, 18 और 32 का होता है। ये जो फॉर्मूला है किसने दिया? अफवाऊ नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया कि भैया 2, 8, 18, 32 चाहो तो वो नंबर को रिपीट कर लोगे, ठीक है? तो ये लिखने का तरीका हुआ उनका। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो आया है, ये फॉर्मूला कौन से नियम से आया? तो उन्होंने कहा कि भैया ये फॉर्मूला जो आया है वो आया है 2n² से आया है। किससे आया है? 2n² के फॉर्मूले से आया है। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है बोले वो 2n² के फॉर्मूले से निकल कर आया है। बोले सर कैसे 2n² के फॉर्मूले से निकल कर आया है? तो बोले n बराबर जरा 1 रख के देख लो, यहां पर 2n² है, ये 2n² है, तो n बराबर 1 रख के देख लो, रखे जरा n बराबर 1। तो 2, n की जगह 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणित 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो 2, ठीक है, ये कितना हो गया? 2 1 2 ही होगा। इसको थोड़ा सा पास पास में लिखते हैं तो क्या होगा ये? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 2 1 कितना हो गया? 2 हो गया। एक n बराबर 1 रखने पर, अब n बराबर क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। n की जगह क्या रख के देख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4 होता है। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। अब n बराबर क्या रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9, 9 होता है भैया। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 गुणित 3 मतलब 9। 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणित 3। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, एक बार 2 बार। तो 3 का कितना हो गया? 9, 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या रखना है? 3 का जगह क्या रखेंगे? अब 4 रख के देखेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुणित 4 16 होता है। बोले यस सर। 16 दूनी कितना हो गया? 32। जरा देखिएगा ये फॉर्मूला निकल कर आया क्या आपका? जिस फॉर्मूले की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पर फॉर्मूला सार्थक हो रहा है? एक बार जरा टैली करो। 2 है, 8 भी है, 18 भी है और 32 भी है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये जो तरीका है ये अफवाऊ ने बताया। किसने बताया? अफवाऊ ने बताया। अफवाऊ से, ठीक है। साथ साथ में यदि आपने कभी सुना होगा तो एक बोरबरी नाम के साइंटिस्ट थे, बोरबरी। यदि आप याद रखना चाहें नाम को, ठीक है, अपने दिमाग में, तो बोरबरी याद रख सकते हैं। बोहर का एटॉमिक मॉडल कहा जाता है इसे, ठीक है, बोहर का एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। तो बोहर भी इसमें बीच में आ गए, ठीक है। कैसे आए? जैसे आप लोग क्या सुनते हैं कि भैया 9 ग्रह होते हैं कि 8 ग्रह होते हैं। ग्रह की संख्या कितनी है जो सूर्य के ओर चारों चक्कर लगाते हैं? ग्रह की संख्या कितनी थी आपसे पूछे तो कोई 4, 8 है कि 9 है? जी
ग्रह 8 हैं बोले। ओके चलिए ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, टोटल ग्रह जो सौरमंडल में है वो 8 हैं। ठीक है, 9 नहीं है, एक प्लूटो ग्रह को शामिल किया गया था जिसे बीच में हटा दिया गया, तो ग्रह की संख्या टोटल 8 है। बोले यस सर, टोटल 8 है। तो ये कैसे हैं? बोले सर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसा। ठीक है, किसने कहा? बोरबरी और अफवाऊ ने कहा कि भैया बीच में क्या होगा? बोल सर बीच में नाभिक होगा, नाभिक पर प्लस चार्ज होगा। ये नाभिक है आपका, नाभिक कहा गया इसको, इसको क्या कहा गया? नाभिक कहा गया, या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं कि ये क्या है हमारा, बोले ये हमारा न्यूक्लियस है। इसे क्या कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया, नाभिक कहा गया। और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जैसे आपकी घड़ी में क्या होता है, सेल होता है, या आपके रिमोट में, टीवी के रिमोट में सेल लगा होता है, तो सेल के आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, एक तरफ प्लस चार्ज बना होता है और एक तरफ माइनस चार्ज बना होता है, या तो आपने बैटरियों में भी देखा होगा। बोले जी बिल्कुल सर देखा हुआ है हमने। ठीक है, तो प्लस चार्ज जो है वो आपका नाभिक को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें हमेशा प्रोटॉन रहेंगे, जिसमें हमेशा क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे। और प्रोटॉन का मतलब होता है कि इस पर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएंगे, तो चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे जिस पर माइनस चार्ज रहेगा। तो पहले वाली कक्षा को इसने क्या कहा? सर इसको कहा गया KLM, और एक और कक्षा बनाई गई जिसका नाम रखा गया KLM और N। ये भी शायद आपने कभी ना कभी, ठीक है, 7th 8th क्लास में आज के समय में है। अब आपने 9th 10th में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन आज के समय में तो आपको 7th 8th क्लास में मिल जाएगा ये। ठीक है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसमें। KLM और N ये कक्षा मतलब इस तरीके से बांटा गया। तो मतलब ये पहली वाली जो कक्षा है, ये वाली जो कक्षा इसमें इसमें कितने लोग रहेंगे? तो सर उसका नाम रखा गया के, उस मकान का नाम क्या रख दिया गया? के। जैसे आप लोग आपके मकान का नाम रखते हैं, ठीक है, लक्ष्मी निवास, ठीक है, या फिर कृष्णा निवास, या इस टाइप से आप लोग नाम रखते हैं, बस वैसे ही यहां पर नाम रखा गया। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? बोल सर पहले नंबर पे क्या आया था? सर पहले नंबर पर आया था 2, फिर आया था 8, फिर आया था 18 और फिर आया था 32। तो बस यही रखना है हमें भी। पहले वाली जो कॉलोनी बनी, मान चलो जो घर बना है, इस घर में कितने लोग रह रहे हैं? बोल सर इस घर में रहेंगे 2 लोग। इस घर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी रहेगी? 2। यहां पर 2 लोग रहेंगे। जो दूसरा वाला है, इस मकान में, ये बड़ा मकान है थोड़ा सा, इस मकान में कितने लोग रहेंगे? अब सर इस मकान में रहेंगे 8 लोग। फिर उसके बाद में एक और मकान बड़ा है, इस मकान में कितने लोग रहेंगे? अब सर इस मकान में अब 18 लोग रहेंगे। और जो सबसे बड़ा मकान जो बाहर की ओर नजर आ रहा है, इसमें कितने लोग रहेंगे? मतलब यहाँ पर रहेंगे 32। तो ये लोगों का मतलब है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के चारों ओर, मतलब प्लस के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? बोल सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और यदि किसी सेल से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगे, क्योंकि चक्कर लगाएंगे, और जब कोई चक्कर लगाएगा तो थक जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी। यदि आप बार बार सेल चला रहे हो टीवी के रिमोट के, तो सेल क्या हो जाएंगे धीरे धीरे, या घड़ी में आपने सेल डाल के रखा है तो कुछ दिनों बाद में उसमें से सेल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों घड़ी के सेल डिस्चार्ज क्यों हो जाते हैं? बोले सर जब वो चक्कर लगाएंगे एनर्जी के साथ में, तो घड़ी घूमती है फिर एनर्जी के साथ में, और एक बराबर फ्लो में घूमेगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, जिस अनुपात में भरे गए वो उसी तरीके से घूमेगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या खत्म हुई तो एक साथ खत्म हो जाएगी चक्कर लगाते लगाते, तो क्या हो जाएगी, घड़ी आपकी बंद हो जाती है। तो बोले हाँ सर बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, घड़ियों में भी लाया गया बाद में फिर। तो यस सर क्लियर हो गया। तो ये बात बताया बोहर ने, और बोहर जो है, ठीक है, उन्होंने इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि भैया 2, 8, 18 और 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अफवाह थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया कि भैया 2, 8, 18, 32 में है, लेकिन कैसे होंगे 2, 8, 18, 32 में? तो उसने कहा कि पहले नंबर पर एस आएगा, दूसरे नंबर के साथ में एस भी आएगा, पी भी आएगा, तीसरे नंबर के साथ में एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा, और 4 नंबर के साथ में आएगा एस बी, पी बी, डी बी और एफ बी। तो यदि आप आधुनिक आवर्त सारणी ऐसा गूगल में टाइप करके देख लो, या तो पीरियोडिक टेबल ये सर्च करके देख लेना कि भैया पीरियोडिक टेबल, ये यदि आप सर्च करके देखना चाहें, ठीक है,
तो पीरियोडिक टेबल एक बार चेक करके देख लेना आप लोग, उसमें आपको 4 ब्लॉक मिलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये टोटल 4 ब्लॉक के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए, 118 इलेक्ट्रॉनों को भरा गया कि भैया एस वाले में आप इतने लोग रहोगे, पी वाले मकान में इतने लोग रहोगे, डी वाले मकान में इतने लोग रहोगे और एफ वाले में इतने लोग रहोगे। ऐसा बांट दिया गया, जैसे जमीन का बंटवारा होता है वैसे ही एसपीडीएफ में बंटवारा हो गया। तो अफवाह ने कहा कि भैया बोहर ने बताया मुझे, मेरा दोस्त बोहर है, उसने बताया कि पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उसने क्या काम किया, एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया कि भैया एस तुमको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एस को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये पहले नंबर पर एस है, एस यहां भी आएगा, तो यहां पर 2 नंबर पर क्या है, एस भी आएगा। अब दूसरे नंबर पर रहने का कितना है सर, 8 इलेक्ट्रॉन रखना है दूसरे नंबर पर, तो जहां एस होगा वहां तो 2 रख चुके हैं, तो अब पी के ऊपर कितने आना चाहिए बताओ। एस के ऊपर 8 होते हैं टोटल, मतलब ये सेकंड नंबर में 8 आएंगे, यहां 8 लिखा है, लेकिन दूसरे के साथ में जब हम पहले नंबर पर आएंगे तो भाई जब ऐसे आएंगे, देखो समझिएगा जरा, जैसे ये प्लस है, ये ऐसा बना था वो सर्कल। चलो अब यदि मुझे यहां आना है, यहां यदि मुझे आना, तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर जैसे मान चलो एस होगा, यहां पर पी होगा, यहां पर डी होगा, और एक और बना था हमने उसको के एल एम माना था, के एल एम माना था, और ये हो गया हमारा एफ, ये हमारा एफ हो गया। तो यदि मैं यहां से निकलूंगा, जैसे मान चलो मैंने इसको बोला 1s, तो मैं 1 से निकलूंगा तो यहां से ना, जब मैं यहां जाऊंगा तो यहां भी जाना पड़ेगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो रिपीट होगा, ये 1 2 3 4 ऐसे रिपीट होते चलेगा। तो पहले इसके पास गए तो ये हो चुका है ना, ये तो अब सब में ही आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति गया एस के पास, दूसरा गया एस से पी, फिर तीसरा गया एस पी डी, फिर चौथा गया एस पी डी एफ, ऐसा ही होगा ना सिस्टम से, दूरी के हिसाब से। तो अब 8 यदि देना तो पी के ऊपर कितना बचा, 6, क्योंकि 6 और 2 तो पहले ही दे चुके थे, 8 हो गया। बोले हाँ जी बिल्कुल सर 8 हो गया है हमारे पास में। अब क्या होगा सर, बोले तीसरे नंबर पे कितना आना है सर, तीसरे नंबर पर आना है 18, 18 आना है। एस पर 2 दे चुके हैं, पी पर 6 दे चुके हैं, 6 और 2 हो गए 8। डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताइए। बोले सर डी के ऊपर आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10 2 6 8 और 10 कितना हो गया, 18 हो गया। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है यहां पर। अब यदि हम यहां पर चर्चा करें कि भैया एस के पास में 2, पी के पास में 6, डी के पास में 10, तो एफ के पास में कितने आएंगे, अब यहां तक 18 हो गए हैं, 2 6 और 10 18 हो गए हैं, और तीसरे वाले चौथे वाले में क्या लिखना होता है, 32 लिखना होता है। तो एफ के ऊपर आ जाएंगे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या, बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया गया, इसे ही अफवाह का सिद्धांत कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, अफवाह का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। अब एक बात और कही गई, जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं आपके घर में, ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी गिफ्ट आप लेकर आओगे, छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये कितना महंगा है सस्ता है, तो एस के पास में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एस कहता है कि भैया मेरे पास में 2 मैक्सिमम है, चाहो तो मेरे पास में 1 भी दे सकते हो। यदि आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप चाहो तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन भी दे देना, मैं ठीक है, ठीक है, बुरा नहीं मानूंगा। अब एस के साथ में पी भी है भाई, ये लगा लगा एस के साथ पी वाला है, तो पी थोड़ा सा कहता है कि भाई चलो एक काम करो, पी के पास 6 रहते हैं, समय आने पर तुम चाहो तो मेरे पास में मुझे कम कम इलेक्ट्रॉन भी चाहो तो दे देना, यदि तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे कम इलेक्ट्रॉन भी दे देना, मैं भी बुरा नहीं मानूंगा। अब ये 2 लोगों ने बुरा नहीं माना, लेकिन इसके बाद में आया डी और एफ। डी का कहना हुआ कि भाई देखो हम तो 10 की नोट है, हम तो एक नोट है 10 रुपए का, मतलब हमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 10 मतलब 10, 9 भी नहीं चाहिए और 11 भी नहीं, क्योंकि ज्यादा 11 हो जाएगा, तो पूरे पूरे 10 चाहिए हमें। मतलब इनकी डिमांड है कि 10 से एक कम नहीं लेंगे। और डी के साथ चला गया एफ, क्योंकि डी के बाद में एफ ही आता है, एफ ने भी कह दिया कि भाई मुझे भी पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन देना। ये डी और एफ ब्लॉक, ठीक है, एस और पी ब्लॉक तक बहुत ज्यादा सीमित होता है, उसके बाद में चेंज हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन ये नियम लागू होता है यहां पर। ठीक है, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। तो डी वाला क्या कहता है कि हमारे पास में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एफ वाला बोलता है कि हमें पूरे 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में आप ध्यान, ठीक है, समझते हुए चलिएगा, क्लियर हो गया।
अब मैं आप लोगों को यहां पर एग्जाम्पल की ओर लेकर आना चाहता हूं, और अब जाके हमारा टॉपिक चालू हुआ आयनिक बॉन्ड। जब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती तो आपको आयनिक बॉन्ड ही समझ में नहीं आता कि आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। तो आयनिक बॉन्ड के टॉपिक पे अब आए हैं हम, ठीक है। क्यों अभी तक इसलिए नहीं आ पाए, क्योंकि ठीक है कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत तो होना ही होना है। तो आइए जरा कुछ एग्जाम्पल के साथ इस पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नमक का फॉर्मूला देखा है NaCl? बोले यस सर, बिल्कुल देखा हमने। NaCl नमक का फॉर्मूला होता है, जो घर में आप डेली नमक खाते हो उसका फॉर्मूला NaCl है। तो स्टूडेंट्स, NaCl में Na का एटॉमिक नंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं, और Cl का भी थोड़ी देर पहले बताया हूं। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, मैसेज करो जरा। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, बताइए। Na का एटॉमिक नंबर आपने अभी 11 लिखा है, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का, Cl का आपने लिखा है अभी? जी, 17 होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 17 होता है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है, क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, बोले। चलिए, तो स्टूडेंट्स, NaCl में फॉर्मूला क्या था सर? 2, 8, 18 और 32 था। ये फॉर्मूले का पैटर्न था। इस फॉर्मूले को यदि हम एक तरफ रख भी दें, फिलहाल हम इस फॉर्मूले को नहीं, इसका यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम इसका यूज जरूर करेंगे। किसका? 1 के साथ में S, 2 के साथ में S और P, 3 के साथ में S, P और D। ये हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बोले यस, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग इसका यूज। चलिए, तो S के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर? 2। जहां जहां S होता वहां वहां 2। P यदि कहीं पर होंगे तो क्या होगा सर? P के साथ में कितना आएगा सर? 6। और D के साथ में कितना आ जाएगा? 10। D के साथ में कितना आ जाएगा? बोले सर 10 आ जाएगा। बोले हाँ, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर है। अब जरा हम सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखना चाहेंगे कि भैया सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर को जरा हम क्या करते हैं, तोड़ के लिखना चाहते हैं। तो भैया कैसे तोड़ेंगे, उस पर भी जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तोड़ो जरा, क्या तोड़ोगे भाई? 11 को तोड़ो इस फॉर्मूले में कि भैया एस को भी इलेक्ट्रॉन देना है, पी को भी इलेक्ट्रॉन देना है, डी को भी इलेक्ट्रॉन देना है, 2। तो क्या लिखेंगे भैया? एस को 1s2 ऐसे ही लिखेंगे, 1s2। बोले हाँ। फिर 2s2, हाँ 2s2। 11 लिखना है, 2 लिख दिए हैं, 2 4 लिख दिए। 2p6, 2p6 कॉमा, एक रेंज वाले में कॉमा, फिर दूसरी रेंज वाले में कॉमा, फिर 3s2। देखो 3s2 लिख के देखो कितना हो रहा, 12 हो गया क्या? 11 लिखना है, 2 2 4 6 10 और 2 12। अरे 12 हो गया भाई। तो क्या करना पड़ेगा? 11 लिखना, तो इस पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, 1 लिख देंगे। तो एस के ऊपर कम लिखा जा सकता है, ये आपने भी देखा था। बोले हाँ जी, बिल्कुल देखा था। अब क्लोरीन पर चर्चा करके देख लो। क्लोरीन के ऊपर आ जाते हैं, क्लोरीन को तोड़ के देख लो जरा, क्या टूटेगा क्लोरीन? क्लोरीन 17 लिखना है, तो 1s2, ये 1, ये s और ये 2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, ये 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6। काउंट करके देख लो, 18 हो गया। 17 लिखना है, 18 हो गया, चेक कर लो। 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 जो है वो 18, 18 हो गए आप लोगों के, लेकिन लिखना 17 था। मतलब पी के ऊपर कितना लिखना पड़ेगा? 5। लिख सकते हैं क्या पी के ऊपर 5? बोले हाँ जी सर, लिख सकते हो। मैक्सिमम पी के ऊपर 6 लिखना है, चाहो तो कम लिख सकते हैं, ठीक है। 6 मैक्सिमम है, उसके ऊपर 5 4 3 2 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, आपको अभी तक जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे ये बताइए कि इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन हैं? बोले हैं, इसके पास भी हैं, इसके पास भी पूरे 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 हैं। एस के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है
और पी के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आप लोगों के पास में 5 रुपए है और किसी के पास में 1 रुपए है, तो इसमें से देना कौन चाहेगा? देना कौन चाहेगा? एक तरफ Na है और एक तरफ Cl है, तो Na जो है वो P को, क्योंकि P के ऊपर 6 हो जाएंगे तो उसका काम हो जाएगा, तो Na देगा। क्यों देगा? क्योंकि Na के पास में 1 रुपए चिल्लर है, और गरीबों को चिल्लर ही देते हैं हम लोग, गरीबों को चिल्लर देते हैं। बोले हाँ जी बिल्कुल सर। तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस, +1 लिखा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? सर Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाता है माइनस का सिंबल, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और सोडियम के ऊपर आ जाता है एक सिंबल प्लस का, प्लस के साथ में 1 आ जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन यदि मैं आपके सामने रखूं कि Na+ जो लिखा हुआ है, ये Na+ जो लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? अब यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ Na+, Na+ का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों? Na का नहीं, Na का नहीं, Na का तो 11 होता है, Na+ का कितना होता है? पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, Na+ का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर Na+ का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। बोले हाँ जी सर 10 हो जाएगा। क्लोरीन माइनस का एटॉमिक नंबर कितना होगा? यदि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यदि आ गया है तो कितना होगा? वो सर ये हो जाएगा 18। क्यों? क्योंकि पहले 17 था, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया, तो ये 3p5 की जगह अब ये 3p6 हो गया। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये अब यहां से हट ही जाएगा, यहां से हट ही जाएगा। तो देखिए आप लोगों को जो डेफिनेशन लिखवाई गई थी, उस डेफिनेशन को आप चाहे तो एक बार जरा रिकॉल कर लीजिए। आपने लिखा था कि दो विपरीत आवेश में से एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और एक दूसरे की ओर वो आकर्षित हो जाएंगे। ये आपने, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, नहीं लिखा क्या? देखो, और दो अपोजिटली चार्ज एक दूसरे की ओर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो एक चार्ज इसमें पॉजिटिव का है और एक माइनस का है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और माइनस चार्ज प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब सवाल हमारा यह उठता है कि भैया NaCl ही क्यों लिखा गया? क्यों? क्योंकि Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्लोरीन को भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए NaCl लिखा गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अब यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि भैया मैं NaCl नहीं, मैंने N2Cl लिखा है, तो अब मुझे बताइए क्या इनके बीच में बराबर का रिश्ता बनेगा? क्या इनकी रिश्तेदारी बराबर में हो जाएगी क्या? कभी भी रिश्तेदारी बराबर में करना चाहिए, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग। तो बोले सर Na जो है, एक Na 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 Na कितने देंगे? 2, और एक क्लोरीन 1 ही लेता है। देखिए बराबर बैलेंसी हुई क्या? बोल सर बराबर में बैलेंसी नहीं हुई। तो कभी भी बॉन्ड यदि बनता है, कभी भी यदि इनके किसी के भी बीच में, जैसे मान चलो यहां पर क्या हो, +2 यदि हो, तो ये N2 भी होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये दोनों Na है, तो ये दोनों Na साथ में हटा के हम ट्वाइस NaCl लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस NaCl? बोले हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि दो जो है वो दोनों के साथ में जुड़ा है। Na का मतलब 1 प्लस, Cl का मतलब 1 माइनस। तो बैलेंसी कभी भी यदि तैयार होगी किसी के भी बीच में, तो उसका मतलब क्या माना जाएगा? कि भैया बराबर के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत सामने वाले को थी, उतने ही इलेक्ट्रॉन सामने वाले ने उसको दिए होंगे। क्लियर हो रहा है क्या? जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। चलिए, क्लियर हो रहा है। चलिए और भी आगे की ओर चर्चा करेंगे इसमें हम आपसे दूसरे एग्जाम्पल के साथ में। जैसे मान के चलो आपने NaCl नहीं देखा होगा, तो आपने KCl का भी सुना है? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है KCl। अब जरा KCl से भी जरा इसकी चर्चा करके देखते हैं। K का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, और Cl का तो आपने भी देखा है 17 ही होता है। चलो बना लेते हैं, जरा इसका एटॉमिक नंबर बना के देखते हैं क्या इनके बीच में बैलेंसी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। चलिए, तो KCl का बनाओ जरा। 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने हो गए जरा काउंट करना, कितने हो गए यहां तक? तो बोले सर यहां तक का जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 हो गए हैं।
और लिखना 19 है। अब 3p के बाद में क्या आता है बताओ, 3p के बाद में क्या आना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, 3p के बाद में क्या आता है, 3p हो चुका है, 3 के बाद में अब किसके साथ में संबंध बनेगा, d के साथ में। बोले हाँ सर बिल्कुल, 3 के साथ में क्या आएगा, d आएगा। लेकिन d तो कहता है कि मुझे क्या चाहिए, d क्या कहता है कि मुझे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे भैया 10 इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं ना, यहां तक तो 18 हो गए, 10 यदि दे देंगे तो 28 हो जाएगा। लिखना तो कितना है, 19 है, तो 18 तो हो चुके हैं, यहां तक तो 18 हो चुके हैं, तो बचा एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन डी लेगा नहीं, बेचारा उदास हो जाता है, बोले मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मुझे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ऐसा कैसा कर सकते हो आप मेरे साथ, बड़ा बेटा है भाई, लड़ लेता है वो। ठीक है, तो डी बोलता है कि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन दो, अभी मत दो, जब हो जाएंगे तब दे देना, लेकिन देना तो पूरे देना। तो डी को छोड़ा जाएगा, यहां पर डी को छोड़ देंगे, डी को नहीं लिखेंगे भाई। डी को क्यों छोड़ा गया, क्योंकि डी एक इलेक्ट्रॉन रखना पसंद नहीं करता है। तो डी के बाद में आपने देखा था ये लाइन यदि हम पूरी करेंगे तो 3 के बाद में 4 की रेंज चालू हो जाती है, 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14, ये आपको पता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो 3d यदि नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर, जब 3d नहीं आएगा यहां से तो d हट जाएगा, फिर 4s, और 4 आपको पता है s के साथ में एक इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है, s के साथ में एक इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बोले हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है भैया s के साथ में। तो s के ऊपर एक आ गया, d कहां से हटा, वो कारण मैंने आपको बता दिया कि भैया उसको पूरे 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उसको नहीं मिले इसलिए उसको छोड़ दिया गया। क्लोरीन का बना लो, अभी बनाए थे आपने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 बनेगा। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, चलिए क्लियर है। तो आप यहां पर आप एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, p के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सर बोले p के पास में 6 होना चाहिए, अभी 5 लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, बोल सर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। चलिए ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, ये लास्ट में है, के वाली रेंज में, पोटेशियम की रेंज में ये लास्ट में है, इसके पास में कितने खाली इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, कितने खाली इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। बोले सर इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन खाली नजर आ रहा है, मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा, दान कर देगा। और ये दान करेगा तो ये तुरंत मांगेगा, भैया प्लीज भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, क्यों, क्योंकि जरूरत मुझे है, ऐसा मांगेगा। ठीक है, कि मुझे दे दो, किसी को मत दो, मुझे दे दो, मैं आता हूं लेने। तो के ने दान किया 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पास तुरंत क्लोरीन पहुंच गया, भैया 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दान कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दान कर दो। तो जब इन लोगों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं कि सिर्फ दान ही हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है कि दान हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है, हो रहा है गिव एंड टेक। बोले हाँ सर गिव एंड टेक हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये दोनों कंडीशन हो रही है। बोले जी बिल्कुल सर हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसे कहा जाता है ग्राही। ग्राही मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है दाता, या इसको कहा जाता है डोनर, डोनर के नाम से जाना जाता है। और अब छोटी छोटी क्लासेस में आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा कि सर के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, ऐसा देखा है आपने, के बीच मतलब इनके किसी के भी बॉन्ड के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ जाता है, कोई भी बॉन्डिंग रिएक्शन में देखा है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, Na के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा। तो क्या ये सही है, क्या ये फॉर्मेट जो लिखा गया है, क्या ये दोनों सही है, यस और नो, क्या है आपके विचार बताइए, क्या ये दोनों सही है, क्या लग रहा है आपको, क्या ये सही बने हैं दोनों या गलत है, सही बने हैं। चलिए क्लियर है, बोले सर सही बने हैं। अब कारण क्या है जरा समझिएगा, देखिए के बना है और सीएल बना है, के और सीएल बना है, एक ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और एक ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक क्या,
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, और Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड तैयार होता है। तो एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन यदि आपको कहीं ऐसा मिल जाए के डबल बॉन्ड Cl, तो क्या ये बनेगा? क्या ये बन पाएगा? जैसे इसमें पूछूं करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा कि बी वाला करेक्ट होगा, या पूछ लिया जाए गलत कौन सा है, कौन सा गलत है, तो सर गलत तो बी वाला है। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकते, डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकते। डबल बॉन्ड यदि होंगे तो इसका मतलब है कि के के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो के तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 कहां से दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या के? बोल सर नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और Cl 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है क्या? 2 बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए 1 2 1 2 मतलब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। यदि मान चलो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों तरफ मिला के? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके कोई बॉन्ड बनता है। इस दुनिया में जो एक दूसरे बॉन्ड बने हुए हैं वो किस कारण से बने हुए हैं? जैसे पानी है, पानी क्यों बना? हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड, जैसे आप लोग पानी का देखते हो, ये ठीक है, बेसिक समझाने के लिए पानी यहां पर नहीं आएगा। जैसे पानी यहां पर यदि हम चर्चा करें तो पानी के 2 बॉन्ड है जो ऑक्सीजन को 2 बॉन्डों की क्या कर रही है, जरूरत दे रहा है। तो H 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो गिव एंड टेक बिल्कुल बराबरी का होगा, तब जाके इस पूरी दुनिया में क्या है, बॉन्ड बने हुए हैं और चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बॉन्ड के बेस पर, इलेक्ट्रॉन के बेस पर, याद रखिएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको काफी कुछ जो है वो आयनिक बॉन्ड में क्लियर हो गया होगा। लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें पहचान भी करना होता है। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। Mg मतलब है मैग्नीशियम और O का मतलब है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, पढ़ा है आप लोगों ने? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए, तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम का बना के देख लो, 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2। बोले ठीक है सर, क्लियर है। ऑक्सीजन का बना के देखो, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 10 हो गए। 2 2 4 6 10, अरे 8 ही लिखना था भाई, तो क्या करना पड़ेगा यहां पर? कितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 4। बोले हाँ लिख सकते हैं, पी को कम ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, पूरे पूरे तो नहीं भी दोगे तो चल जाएगा उसका काम। तो आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है? आपको यहां पर यह समझ में आ रहा है कि भाई पी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया, किसको? ऑक्सीजन को। तो देखो बराबर हुई क्या नहीं? इनकी जो दोस्ती यारी है वो बराबर हो रही नहीं हो रही? देखो डोनर और गेनर, दाता और ग्राही बराबर बराबर हो रहे हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बराबर बराबर हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को क्या करना होता है, समझना पड़ता है। तो आई होप यदि आपसे पेपर में कुछ पूछा जाए कि भैया देखो अपोजिट चार्ज की बात हुई है, यहां पर अपोजिट चार्ज, एक का चार्ज प्लस का है, एक का चार्ज माइनस का है। 2 अपोजिट चार्ज यदि वहां पर हैं तो वहां पर आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। 2 अपोजिट चार्ज होना चाहिए तो आयोनिक बॉन्ड पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपोजिट चार्ज की डिमांड है, इस बात पर आप जरा गौर कीजिएगा। चलिए और दूसरे एग्जाम्पल की ओर चल के जरा और देख लेते हैं, इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। ठीक है,
जैसे आप लोगों से आ जाए Li2O आ जाए, Li2O आ जाए, तो Li2O को कैसे बनाओगे? Li का मतलब होता है लिथियम, Li का मतलब क्या होता है? लिथियम। तो Li यहां पर दो है बच्चों, दो लिखा है, मतलब हम भी दो बनाएंगे। Li का मतलब दो है तो दो बनाएंगे। Li में कितना होता है? एटॉमिक नंबर 3 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। समझने के लिए दो बना के बता रहे हैं आपको। चलो बना लो जरा, क्या बनेगा? 1s2 और 2s1 ही बनेगा। बोले हाँ। Li का बनाओ इसका भी, 1s2 और 2s1। क्यों? क्योंकि दो और एक तीन ही तो हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, तो मतलब दो Li है, दो Li है, एक Li ये है, एक Li है, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो दो Li ने कितने दिए? दो। और ऑक्सीजन का अभी हमने पड़ती है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? सर दो की जरूरत पड़ती है। तो एक Li नहीं दे पा रहा था, यदि LiO लिखा होता तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि Li जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन को दो की जरूरत है, तो इसलिए LiO नहीं लिखा गया। Li2O क्यों लिखा गया? क्योंकि दो Li मिलकर, एक Li एक, दूसरा Li एक, मतलब दो Li मिलकर दो इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन अकेला दो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी यौगिक, ये यौगिक हो गया, अभी तक ये एलिमेंट था, Li एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मतलब तत्व है। बहुत सारे तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? फिर यौगिक का निर्माण करते हैं। इस दुनिया में जो कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे आपका मोबाइल ही बना हुआ है, एक प्रोडक्ट है। दाता और ग्राही बराबर बराबर मिले होंगे तब जाके एक मोबाइल का निर्माण हुआ। दाता और ग्राही बराबर बराबर मिले होंगे तब जाके हमारा निर्माण हुआ है। इंसान का निर्माण भी कैसे होता है कि महिलाओं का एग और हमारा स्पर्म, पुरुषों का, ये मिलकर ही एक बच्चे का निर्माण होता है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज जो बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं क्या है? इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी है। मतलब डोनर और गेनर, दाता और ग्राही बराबर बराबर मात्रा में आपको यहां पर, ठीक है, अपने योगदान देते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो आयनिक बॉन्ड का था। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे, ठीक है, कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट दोनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।